24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक ली और लोगों से अपील करते हुए कहा, संक्रमण के खिलाफ जंग में सभी टीका लगवाकर इस वायरस को हराएं। दूसरी खुराक लेने के बाद प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, वायरस को हराने के लिए कुछ तरीकों में टीकाकरण भी एक तरीका है। अगर आप भी टीका लेने के पात्र हैं तो जल्द से जल्द टीका लगवाएं। प्रधानमंत्री ने भारत बायोटेक द्वारा निर्मित स्वदेशी कोवैक्सीन का टीका लगवाया। बता दें, प्रधानमंत्री ने 1 मार्च को टीके की पहली खुराक ली थी। पहली खुराक लेने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था, यह वाकई प्रशंसनीय है कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए कम समय में बेहतर काम किए हैं। लोगों से अपील है, जो इसके पात्र हैं वह वैक्सीन जरूर लगवाएं और भारत को इस महामारी से मुक्त करने में अपना सहयोग दें। इसके साथ ही संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर स्थिति की समीक्षा लेंगे। बैठक के बाद कुछ महत्वपूर्ण ऐलान होने की आशंका भी जताई जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन न भेजने का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, उनके राज्य में सिर्फ 3 दिन का वैक्सीन स्टॉक बचा है। वैक्सीन नहीं होने के चलते टीका केंद्रों से लोगों को वापस भेजा जा रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं है। जरूरत के हिसाब से सभी राज्यों में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर काफी तेजी से फैल रहा है, जिसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मामले में इजाफे को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के अनुसार जिला प्रशासन ने लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में 8 से 16 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। यह नाइट कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में ही लागू होगा, ग्रामीण इलाकों में नहीं। कानपुर में भी जिलाधिकारी आलोक तिवारी के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की गई है। वाराणसी में रात 9 बजे से रात्रि कर्फ्यू लागू किया जाएगा। हालांकि रात में कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने की छूट रहेगी। इस दौरान फल, सब्जी, दूध, LPG, पेट्रोल, डीजल और दवा की आपूर्ति जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर, गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद और बरेली जिला के अधिकारियों के साथ कोविड-19 के उपचार के संबंध में की जा रही कार्रवाई की जानकारी प्राप्त किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया। इसके साथ ही आपको बता दें, बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान मास्क पहनना सुनिश्चित करने के अनुरोध संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस भेजा है। तो वहीं इसके बाद केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच वैक्सीन पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा, महामारी के इस मुश्किल समय में केंद्र सरकार को राज्य सरकार का सहयोग करना चाहिए। इस संकट से हम सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। राज्य और केंद्र दोनों को साथ साथ आना होगा। महामारी से लड़ने का तरीका खोजना होगा। महाराष्ट्र के पनवेल, सतारा में वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए टीकाकरण रोक दिया गया है। वहीं पुणे में टीके की कमी के चलते 109 टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया है। हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पुलिस ने इस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का सहयोग लिया है। कुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए RSS के स्वयंसेवकों ने शपथ ली। इसके साथ ही सभी ने मां गंगा को साक्षी मानकर शपथ लेते हुए कहा, महाकुंभ मेले के दौरान वो अपनी पूरी तन मान्यता से सेवा करेंगे। इसके साथ ही महाकुंभ में पड़ने वाली शाही स्नान उत्तरी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के श्रद्धालुओं को 4 लेन हाईवे की बजाय अलग रूटों से कुंभ नगरी पहुंचाया जाएगा, जिसके तहत पंजाब, हरियाणा और सहारनपुर क्षेत्र के श्रद्धालुओं को कुंभ नगरी पहुंचने में आसानी हो सकेगी। महाकुंभ के यातायात को पुलिस प्रशासन ने अंतिम रूप दे दिया है। 12 अप्रैल को महाकुंभ में शाही स्नान का
आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत यातायात प्लान पहले से ही लागू कर दिया गया है। तो वहीं आरएसएस की मदद से इसे सुचारू रूप से चलाया जाएगा। 2010 की कुंभ की तर्ज पर ही अखाड़ों को भूमि आवंटित करने का आदेश दिया गया है। 2021 में हो रहे कुंभ में अखाड़ों को भूमि देने का मामला पहले से ही गरमाया हुआ है। मेला प्रशासन सभी अखाड़ों को समान रूप से भूमि देने की बात कर रहा है। 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली में ऋषिगंगा आपदा के 2 महीने पूर्ण हो चुके हैं। 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली में ऋषिगंगा आपदा आई थी, जिसके बाद अब इस आपदा को 2 महीने पूर्ण हो चुके हैं। ऋषिगंगा में आई बाढ़ में 2 महीने बाद तपोवन सुरंग क्षेत्र से एक और शव बरामद हुआ है, जिसके बाद मृतकों की संख्या कुल 78 हो गई है। अभी भी एनटीपीसी बैराज और सुरंग के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है। ऋषिगंगा में आई इस बाढ़ में हुई तबाही से अभी तक आपदा प्रभावित गांव में व्यवस्था बेहतर नहीं हो पाई है। लोग आवाजाही करने से लेकर अन्य चीजों को लेकर अभी भी परेशानी जारी है और टीम लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन मलबा हटाने से पहले पानी को बाहर निकालना रेस्क्यू टीम के लिए एक बड़ी चुनौती है। 2 महीने बाद भी शवों के मिलने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। टनल के अंदर से पानी के रिसाव के चलते मलबा हटाना जोखिम भरा कार्य साबित हो रहा है। 78 शवों के साथ 35 मानव अंग भी प्राप्त हुए हैं। ग्लेशियर टूटने की वजह से आए उफान ने भारी तबाही मचाई थी। आपदा का दोष वहां चल रही परियोजनाओं पर लगाया गया था। लोगों का कहना था हिमालय का पर्यावरण अत्यंत संवेदनशील है, लिहाजा इससे छेड़छाड़ करना उचित नहीं है, जिसके मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समितियों की ओर से पूर्व में आई आपदा एवं जल विद्युत परियोजनाओं की भूमिका का अध्ययन किया गया, जिसमें यह बात सामने आई आपदा में इन परियोजनाओं की कोई भूमिका नहीं है। बता दें, ऋषिगंगा के जल प्रलय में 205 लोग लापता हो गए थे, जिसमें से 127 लोग अभी भी लापता हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार का सिलसिला बना हुआ है। ऐसे में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में कोलकाता के बेहला क्षेत्र में प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो निकाला गया। इस रोड शो में गृह मंत्री भी उपस्थित रहे। इस दौरान पश्चिम बंगाल में भाजपा को लेकर लोगों का उत्साह साफ देखने को मिला। रोड शो में भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति के साथ चारों तरफ जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दी। पश्चिम बंगाल में 3 चरण की मतदान प्रक्रिया की जा चुकी है। अभी 5 मतदान प्रक्रिया और बाकी है, जिसके मद्देनजर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही टीएमसी या भाजपा द्वारा विभिन्न तरीकों से मतदाताओं को लुभाने का सिलसिला भी लगातार बना हुआ है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हिंसात्मक हमले करने के साथ ही प्रचार करने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। जहां ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो जनसभाएं कर रही हैं, तो वहीं भाजपा अपने दिग्गज नेताओं को बंगाल में उतार रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्री भी कल पश्चिम बंगाल गए थे, जहां उन्होंने रोड शो किया। बेहला में ईस्टर्न रेलवे के ग्राउंड के सामने गृह मंत्री और शेखावत जैसे ही रथ पर बैठे, चारों दिशाओं में जय श्री राम के नारों से गूंज उठ गई। इस दौरान गृह मंत्री ने जमकर ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने आगामी 5 दिनों तक पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के दौरे पर रहेंगे। एमएम नरवाने की इस यात्रा को दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। इस यात्रा के बारे में सेना के IHU के ट्विटर हैंडल से जानकारी साझा करते हुए कहा, इस यात्रा का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के संबंधों को मजबूती प्रदान करना रहेगा। बता दें, पहले 4 अप्रैल को भारतीय सेना का प्रतिनिधिमंडल ढाका में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए गया था, जिसका नाम फ्रंट रनर ऑफ द पीस था। यह सैन्य अभ्यास बांग्ला बंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और बांग्लादेश मुक्ति की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए 4 से 12 अप्रैल तक मनाया गया था। अपने दौरे के समय सेना प्रमुख 12 अप्रैल को माली, दक्षिण सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य के संयुक्त राष्ट्र मिशन के सैनिक कमांडर और रॉयल भूटानी सेना के उप मुख्य संचालन अधिकारी के साथ बातचीत करेंगे।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री भी हाल ही में बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री का यह दौरा राजनीतिक और कूटनीतिक नजरिए से काफी अहम माना जा रहा था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नथुराम मिश्रा एक बार फिर से अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। मिश्रा ने चुनावी कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी और मुख्तार अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा, आजकल देश में 2 व्हीलचेयर बड़ी चर्चा में हैं। एक हार के डर से व्हीलचेयर पर है तो दूसरे मार के डर से व्हीलचेयर पर हैं। आगे मिश्रा ने कहा, एक व्हीलचेयर पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल पहुंच गई और दूसरा यहां बंगाल में है। सत्ता खोने के डर से व्हीलचेयर पर है तो दूसरा मार के डर से, यानी व्हीलचेयर का अलग ही खेल चल रहा है। पिछले महीने नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान एक एक्सीडेंट में ममता बनर्जी के पैर में मोच आ गई थी, जिसके बाद से ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। ममता बनर्जी करीब 20 दिन से व्हीलचेयर पर बैठकर ही चुनाव प्रचार करने में व्यस्त हैं। इस एक्सीडेंट का आरोप ममता बनर्जी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाते हुए कहा था कि उन्हें धक्का दिया गया। इसके साथ ही जबरन वसूली के मामले में 3 साल से जेल में बंद मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच बांदा जेल में शिफ्ट किया गया है। मुख्तार अंसारी भी व्हीलचेयर पर हैं। चंडीगढ़ के मोहाली में एक जिला अदालत ने अंसारी की मेडिकल टेस्ट कराने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा बंगाल में पानी की तरह पैसा बहा रही है। भाजपा के लोग चुनाव लड़ने के लिए टीएमसी और अन्य दलों से उम्मीदवार खरीद रहे हैं, लेकिन मैं जनता से वादा करती हूँ, एक पैर पर बंगाल जीतूंगी और आने वाले समय में 2 पैरों पर दिल्ली में जीत हासिल करूंगी। पश्चिम बंगाल में सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बना हुआ है। कभी भाजपा टीएमसी पर निशाना साधती है तो कभी टीएमसी भाजपा पर। दोनों ही पार्टियों का एक दूसरे पर पलटवार करने का सिलसिला जैसे जैसे मतदान करीब आता है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। बता दें, बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। 3 चरण संपन्न किए जा चुके हैं और चौथा चरण 10 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। 10 अप्रैल को चौथे चरण के वोट डाले जाएंगे। चुनाव का परिणाम 2 मई को आएगा। पर गौरतलब है, मतदान के दिन भी दोनों पार्टियों की भिड़ंत की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी ईवीएम से छेड़खानी तो कभी परिवार वालों पर हमला। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ हिंसात्मक रूप धारण कर लिया है। महामारी का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भारत में प्रतिदिन आ रहे मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मामलों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कई शहरों में पाबंदियां लगाई जा चुकी। प्रतिदिन आ रहे मामले इस वर्ष का रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज आए मामलों ने भी इस वर्ष का रिकॉर्ड बनाते हुए 1,26,789 मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में जहां एक ओर संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है तो वहीं भारत में टीकाकरण रफ्तार को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में 24 घंटे टीकाकरण के निर्देश सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक भारत में 9 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, लेकिन भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कोविड-19 वैक्सीन से वंचित है, जिसका अर्थ यह है कि भारत अभी भी इस महामारी के संकट में काफी गहराई तक डूबा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 59,258 लोगों के इस महामारी के स्वस्थ होने के साथ ही भारत में इस महामारी से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,18,51,000 के पार है। तो वहीं 685 लोगों की मृत्यु के साथ ही इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,66,800 के पार है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 9,10,319 है। महाराष्ट्र कोविड-19 की दूसरी लहर की चपेट में सबसे ज्यादा आ गया है। संक्रमण में सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों की सूची में महाराष्ट्र सबसे आगे है, जिसके बाद दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु है। इस समय महाराष्ट्र और दिल्ली में संक्रमण के मामलों की संख्या बहुत अधिक है। महाराष्ट्र में पिछले दिन करीब 60,000 नए मामले सामने आए, तो वहीं बुधवार को महाराष्ट्र में कुल 59,907 मामले सामने आए थे, जो पूरे देश में आए मामलों का 50% है। हालांकि महाराष्ट्र में संक्रमण बेकाबू हो गया है, मगर इसके बाद भी
सरकार संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए सारे प्रयास कर रही है। म्यांमार में तख्तापलट का विरोध अभी भी जारी है, जिसको रोकने के लिए सैन्य शासन द्वारा हिंसक कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत हजारों लोग विस्थापित होने को मजबूर हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार म्यांमार के कोयिन और बागो प्रांत में हिंसा से बचने के लिए हजारों लोग अपना घर छोड़कर चले गए हैं या फिर जाने वाले हैं। सैन्य शासन द्वारा हिंसक कार्रवाई में अब तक कई प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है, जिसकी निंदा पूरे विश्व में की जा रही है। ऐसे में अमेरिका ने म्यांमार के लोगों को अस्थायी तौर पर उनके देश में रहने की अनुमति दे दी है, तो वहीं म्यांमार मोन प्रांत में हुई गोलीबारी में एक चिकित्सा केंद्र को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। देश में सशस्त्र बलों और वहां की नेशनल यूनियन के बीच काफी समय से संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष के चलते म्यांमार के 2 प्रांतों के लोग काफी डरे हुए हैं। अभी तक करीब 7,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। संगठन की कोशिश है कि विस्थापितों को हर तरह से मदद की जाए और उन तक आवश्यक चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इसके लिए संगठन संभावनाओं को तलाश रहा है। 27 मार्च से अब तक काइन प्रांत के करीब 3,848 लोग अपना देश छोड़कर थाईलैंड की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, तो वहीं थाईलैंड के अधिकारियों के अनुसार उनकी सीमा में घुसे अधिकतर म्यांमार के नागरिकों को उनके देश वापस लौटा दिया गया है, जबकि 1,167 लोग अभी भी उनकी सीमा में हैं।